डेट आज 18 दिसंबर 2021। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है द चालकोलिथिक कल्चर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, कल्चर का पार्ट है। चालकोलिथिक कल्चर का क्या मतलब है? कल्चर मतलब संस्कृति, चालकोलिथिक का मतलब है कॉपर एज भी बोलते हैं इसे। कॉपर एज का मतलब है कि इस एज में, ये टाइम पीरियड है इसका मिड 5th मिलेनियम बीसी, 5th मिलेनियम बीसी में ये जो चालकोलिथिक कल्चर फेमस थी सेंट्रल इंडिया में। जो हमारा पार्ट है सेंट्रल इंडिया, इंडिया की बात कर रहे हैं, सेंट्रल इंडिया। ये अपना हिंदुस्तान आपको दिखाई दे रहा है इधर। इसका सेंट्रल पार्ट क्या है? ये मध्य प्रदेश वाला पार्ट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, ये कर्नाटक तो नहीं आएगा, नदन साइड बोल सकते हैं कर्नाटक की, ये वाला पार्ट सेंट्रल इंडिया। ये आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश, थोड़ा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये वाला पार्ट, तो इसे बोलते हैं सेंट्रल इंडिया। इस वाले पार्ट में जो कल्चर रहा करती थी लगभग मिड 5th मिलियन बीसी में, उसके बारे में खुदाई में कुछ पता चला है, कुछ उनके इंस्ट्रूमेंट मिले हैं खुदाई करने में। ये खुदाई किसने की है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, एएसआई ने। ये देखो 1861 में बनाई गई थी, ब्रिटिश टाइम में, अंग्रेजों के ज़माने में, अब तक चलती आ रही है। अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करती है ये संस्था, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 1861 में इसको बनाया था एलेक्जेंडर कनिंगम नाम के आदमी ने, और फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी यही थे इसके, एलेक्जेंडर कनिंगम। अभी जो खुदाई की गई है, पहली खुदाई की गई है ईरान में। ईरान कहाँ पे? मध्य प्रदेश में भाई साहब, एक जगह ईरान। ये वो वाला देश ईरान नहीं है, इसमें ई लगा है और उसमें आई होता है, IRAN, वो ईरान देश अलग है, और ये ईरान है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे एक्सकेवेशन मतलब खुदाई की गई। एंशियंट जो इसका नाम था ईरान का, वो था एरिकीना, और ये बीना रिवर के किनारे पे बसा हुआ है। ये बीना रिवर का नाम प्राचीन टाइम पे नाम था वेनवा रिवर, वेनवा नदी। तो ये 3 साइड से ईरान को घेरी हुई है नदी। यहाँ पे खुदाई की 2020-21 के टाइम के दौरान खुदाई में यहाँ पे बहुत सारे पुरानी चीज़ें मिली, जैसे कॉपर कॉइन, तांबे के बने हुए सिक्के, आयरन के एरो हेड मिले, तीर बने हुए मिले भाई साहब लोहे के। इनसे ये पता चलता है कि यहाँ पे कॉपर यूज होता था। कॉपर कॉइन मिले, इसका मतलब कॉपर कॉइन मिले तो तांबा यूज होएगा, इसलिए इसको कॉपर एज में रखा गया। और कॉपर एज का नाम ये चालकोलिथिक है, चालकोलिथिक कल्चर, या कॉपर एज भी बोल सकते हो। यहाँ पे कॉपर कॉइन के साथ साथ ये टेराकोटा के बीड मिले, कुछ बीज, बीड का मतलब है कुछ मोती टाइप होते हैं, टेराकोटा मिट्टी का एक टाइप है। स्टोन बीड्स मिले, कुछ पत्थर के बीड्स, कॉपर कॉइन्स के साथ स्टोन सेल्ट मिले, स्टेटाइट के बीड्स मिले, जेस्पर, ग्लास, कार्नेलियन। देखो इतने सारे जो इंस्ट्रूमेंट मिले, ये तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये याद होंगे भी नहीं। बस इस कल्चर के बारे में हमें जानना था, इसके बारे में मेनली। एक दूसरी खुदाई की गई दूसरी जगह पे, ये तेवर नाम की जगह है, इसका पुराना नाम त्रिपुरी भी बोलते हैं इसे, या तेवर, त्रिपुरी विलेज गांव है एक, ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये भी मध्य प्रदेश में है। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, जबलपुर भोपाल हाईवे पे है ये। जबलपुर से पश्चिम में, वेस्ट साइड में 12 किलोमीटर दूर है ये गांव, तेवर नाम का विलेज है। यहाँ पे भी ये खुदाई की गई, इसमें भी देखे गए कुषाण, सुंग डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, कालाचूरी डायनेस्टी, इस टाइम के कल्चर, इनसे रिलेटेड इनकी जो कल्चर में मिलते थे ना कुछ साक्ष्य, सबूत, एविडेंस, उसी के टाइप के कुछ यहाँ पे मिले। यहाँ पे देखो ये भी, यहाँ पे स्कल्पचर मिले, कुछ मूर्तियाँ, टेराकोटा की बॉल्स मिली, आयरन नेल्स मिले, यहाँ पे कॉपर कॉइन मिले, टेराकोटा बीड्स वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे देखो, कुछ मूर्तियाँ, फिगर, ये सब कुछ मिले यहाँ पे। कुछ बर्तन मिले हैं, स्पॉट, बिग जार्स, बॉल, कटोरी मिली है यहाँ पे। तो ये सब कुछ मिले यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है सुपर टाइफून राय। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक साइक्लोन आया भाई साहब फिलीपींस के पास। फिलीपींस कहाँ है आपको पता होना चाहिए, ये फिलीपींस है इधर, ये पैसिफिक ओशन है। जो ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का पार्ट है ये वाला, और जो ये वाला पार्ट है इधर, ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है। क्योंकि देखो पृथ्वी तो गोल है भाई साहब, ये मैप तो 2D दिखा रखा है ना, ये इधर जुड़ जाएगा, पृथ्वी गोल है, तो ये है वेस्टर्न साइड, ये वाली साइड वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड पश्चिम, और ये वाली ईस्टर्न साइड हो जाएगी। पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं, पैसिफिक ओशन की ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड। तो ये वेस्टर्न साइड है ना, ये वाली फिलीपींस के पास, चाइना के पास, यहाँ पे जो साइक्लोन आते हैं ना, हिंदी में चक्रवात बोलते हैं, इसके बारे में देखो डिटेल में पढ़ा हुआ है हमने। साइक्लोन के बारे में एक लेक्चर बना हुआ है, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, सारा डिटेल में बताया है। ट्रॉपिकल साइक्लोन और ये टेम्परेट साइक्लोन जो होते हैं, और इसके बारे में कि इनकी नेमिंग कैसे की जाती है। जैसे ये टाइफून है,
इसका नाम रखा गया है राय। तो ये नेमिंग कैसे करते हैं, नाम कैसे रखते हैं, वो डिटेल में बताया गया है। हम सिर्फ इतना जानेंगे कि ये टाइफून राय कहाँ पे आया है और क्या नाम रखा है इसका, बस इतना। तो ये टाइफून राय आया कहाँ पे, फिलीपींस पे। फिलीपींस में ये इधर साइड जो टाइफून आते हैं पैसिफिक ओशियन में, इनका नाम टाइफून रखा जाता है साइक्लोन को, यानी कि साइक्लोन को ही टाइफून बोलते हैं यहाँ पे। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास आते हैं साइक्लोन, उसको क्या बोल देते हैं, उसका नाम विली विली रख देते हैं, विली विली। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के आसपास आते हैं। अगर इंडियन ओशन में आते हैं तो उनको साइक्लोन या चक्रवात बोल देते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट नाम रख देते हैं, कंट्री सजेस्ट करती हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो रखती है भाई साहब। और अगर ईस्टर्न पैसिफिक और यहाँ पे अटलांटिक, वेस्टर्न अटलांटिक यानी कि अमेरिका के आसपास आते हैं, इधर नॉर्थ अमेरिका के आसपास साइक्लोन, उनको हुरिकेन बोल देते हैं। तो ये अभी आया है सुपर टाइफून राय साइक्लोन, जिसको फिलीपींस में यानी कि हिट किया है। फिलीपींस में बारिश बरसात आई है, आंधी तूफान आया है यहाँ पे। जो टाइफून है या हुरिकेन, ये हमने नाम देख लिए। स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम रखे जाते हैं, दो कैटेगरी के होते हैं, कहाँ कहाँ पे रखे जाते हैं ऊपर डिस्कस किए हमने। ये ट्रॉपिकल वाटर में आते हैं और इनका देखो रोटेटिंग होते हैं ये, यानी कि समुद्र का पानी रोटेट करता है, ऊपर उठता है, फिर हवा के कारण रोटेट करता है, उसका इवोपरेशन होता है वाटर का, फिर क्लाउड बनाते हैं, ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ क्लाउड। थंडर स्टॉर्म आता है भाई साहब, बिजली कड़कती है, बादल बनते हैं, बारिश होती है। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में ये ओरिजिनेट होते हैं। ट्रॉपिकल का मतलब है कि ये 23.5 यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, नॉर्थ और साउथ दोनों साइड में 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, इस ये वाला एरिया, बीच वाला एरिया, ये एरिया को बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। और इससे 35 डिग्री सेल्सियस दोनों साइड आसपास, इसको बोल देंगे सब ट्रॉपिकल। यानी कि ये सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरियाज में आते हैं तो इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन बोल देते हैं। और इससे अबव जो आते हैं 35 से 60 डिग्री के बीच में, उसे टेम्परेट साइक्लोन बोल देते हैं। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, फिलीपींस के पास आया है क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज में, और ये सीवियर कैटेगरी में रखा गया है। सीवियर से भी ज़्यादा ये पावरफुल है, इसलिए इसका नाम है सुपर साइक्लोन रखा है इसका नाम, सुपर टाइफून, टाइफून बोलेंगे ना वहाँ पे साइक्लोन को। ये नामिंग जो नेमिंग हमने पढ़ी, कहाँ पे हुरिकेन बोलते हैं, कहाँ पे टाइफून बोलते हैं, यही लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो इसे। सुपर साइक्लोन है जो ये, या सुपर टाइफून, क्योंकि साइक्लोन को ही टाइफून बोलते हैं, कहाँ पे, फिलीपींस के आसपास वेस्टर्न पैसिफिक में। ये 2009 से हांगकांग ऑब्जर्वेटरी है एक, उसने टाइफून को डिवाइड किया 3 कैटेगरी में, एक टाइफून, सीवियर टाइफून और सुपर टाइफून। किसके बेस पे डिवाइड किया इन्हें, विंड स्पीड के आधार पे। देखो विंड की स्पीड, हवा की स्पीड जितनी तेज होती है, इसके नाम चेंज होते जाते हैं। अगर 118 से 149 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड है इसकी टाइफून की, तो उसे टाइफून ही बोलेंगे। और अगर इसकी स्पीड 149 से ज़्यादा है, यानी कि कम से कम एटलीस्ट 150 किलोमीटर है और 190 किलोमीटर से नीचे है, तो इसे सीवियर टाइफून बोलेंगे। और अगर एटलीस्ट 190 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड है विंड की और या इससे ऊपर है, तो इसे सुपर टाइफून बोलेंगे। तो ये कौन सा आया, सुपर टाइफून, यानी कि इसकी स्पीड 190 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे ऊपर स्पीड है इसकी, और इसका नाम है राय। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। इसमें सिर्फ इतना याद रखना, आपको लिखना है कि हमारे इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम डिस्ट्रिक्ट में सिम्हाद्री नाम के प्लेस पे खोला गया है। ये किसने खोला है, एनटीपीसी कंपनी ने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। भाई साहब एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनी भी आप बोल सकते हो। ये बिजली बनाती है, पावर प्रोड्यूस करती है हमारे इंडिया में, तो इसी ने खोला ये। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगी आंध्र प्रदेश के सिम्हाद्री नाम की जगह पे, जो विशाखापत्तनम के पास है। तो यही याद रखना है इसमें। और देखो ये ग्रीन हाइड्रोजन जो बनाई जाएगी, ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है एक, यही विशाखापत्तनम के पास। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का मतलब है पानी है, मान लो कोई वाटर बॉडी है, उसमें सोलर पैनल लगा दिए, जो भाई साहब ब्लू सी प्लेट होती है जिनसे सौर ऊर्जा बनती है, सूरज से बिजली बनाते हैं। जैसे घरों के ऊपर जो ब्लू प्लेट लगी रहती है नीली नीली सी, वही ये पानी पे लगा देते हैं। अब पानी पे तैरती रहती हैं, बिजली भी बनती है भाई साहब, और इनसे क्या है, जो वाटर इवोपरेट भी नहीं होता। तो ये फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ सोलर पावर प्रोजेक्ट है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लेंगे ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करने के लिए। सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर के जरिए ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से लेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के जरिए फिर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाएगा। और ग्रीन हाइड्रोजन आपको पता है कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, कई सारी जगह पे आपके व्हीकल चलाने के लिए यूज हो सकता है।
जो आपके घरों में सिलेंडर होते हैं जिनमें एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, ब्यूटेन प्रोपेन, उनकी जगह पे उनमें मिक्स करके ये यूज हो सकती है खाना बनाने के लिए। तो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में और डिटेल में जानना तो स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो आप। नेक्स्ट टॉपिक है डिलीवरिंग क्लाइमेट एक्शन द रोड अहीड फॉर इंडिया आफ्टर COP26। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखो ये मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाए तो एज इट इज आप इसे लिख दोगे कि इंडिया ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं कि COP26 या फिर पेरिस डील है जो उसके टारगेट को अचीव करने के लिए। तो ये सारा डाउन टू अर्थ में एक आर्टिकल था, डाउन टू अर्थ एक मैगजीन है भाई साहब, पत्रिका डाउन टू अर्थ, उसमें था ये आर्टिकल। ये कमिटमेंट है कि इंडिया ने 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। प्री इंडस्ट्रियल का मतलब 1760s के लगभग, जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी ब्रिटेन से, यानी कि मॉडर्न बेस पे फैक्ट्रीज बनना स्टार्ट हुई जिनसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन निकला, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई और अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ गया जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। तो इसको 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देना। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो पेरिस डील में रखे थे, देखो पेरिस डील या पेरिस एग्रीमेंट हुआ था भाई साहब 2015 में, UNFCCC की एक मीटिंग हुई थी जिसे बोलते हैं COP21, क्योंकि इसकी 21वीं मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग। बहुत बार पढ़ा है इसके बारे में हमने, और UNFCCC के बारे में लेक्चर बना हुआ है, एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ टारगेट रखे थे, तो उन टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है हम इसमें वो पढ़ेंगे। अभी न्यूज में है इंडिया ने देखो COP26 में भी ये प्लेज किया, प्रतिज्ञा की कि 2070 तक आते आते 2017 तक हम नेट जीरो कार्बन इमिटर का टारगेट अचीव कर लेंगे। ये इंडिया ने टारगेट रखा। नेट जीरो का मतलब है कि जितना कार्बन इमिशन हमारे इंडिया से हो रहा है उतना हम एब्जॉर्व कर लेंगे 2070 आते आते। तो ये नेट जीरो का टारगेट है। कुछ और भी इंडिया ने स्टेप लिए हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, और ये क्लाइमेट चेंज के जो टारगेट हैं इनको अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए कौन कौन से टारगेट हैं जो इंडिया ने, मतलब कौन कौन से स्टेप लिए हैं। पहली बात तो ये, इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीनीकरण ऊर्जा, जैसे सोलर एनर्जी, सूरज से बनने वाली बिजली, क्योंकि इससे पॉल्यूशन नहीं होता। अगर जैसे थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनती है उसमें कोयला यूज होता है, और हमारे इंडिया में लगभग 60% के अराउंड कोयले से बिजली बनती है, कोल से, तो वो सबके घरों तक पहुंचाई जाती है। अभी देखो रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया में बढ़ गया है। मार्च 2015 में 11.8% तक इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली बनाता था, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और इसका शेयर 2021 में, जुलाई 2021 में 25.2% तक इंक्रीज हो गया। तो पहला स्टेप तो इंडिया ने ये लिया कि रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन इंक्रीज किया। नेक्स्ट है कि इंडिया ने देखो 2008 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC चलाया। इसमें 8 मिशन चलाए, उनमें से एक है भाई साहब नेशनल सोलर मिशन। इसके जरिए इंडिया ने टारगेट रखे कि सोलर एनर्जी को इंक्रीज करना है, इसका प्रोडक्शन। और सोलर एनर्जी क्या है, ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी है। नेक्स्ट इंडिया ने देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया फ्रांस के साथ मिलकर, जिसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में है, गुरुग्राम में। गुरुग्राम हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय। तो इसमें बहुत सारी कंट्री एक साथ आई हैं, मेंबर बने हैं, लगभग इसके 101 मेंबर हैं अभी। और वो क्या करते हैं, सोलर टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस की जाए, इस पे भाई साहब एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे सोलर एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट इंडिया ने स्टेप लिया फेम स्कीम, फेम स्कीम फॉर ई मोबिलिटी। ई मोबिलिटी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्रोड्यूस करने के लिए ये फेम स्कीम चलाई इंडिया ने अप्रैल 2015 में। फेम का मतलब है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये स्कीम चलाई, और ये नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इसी का पार्ट है फेम स्कीम। इसमें इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हैं वो प्रोड्यूस करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सके, यानी कि बिजली से चलने वाले वाहन। देखो जो पेट्रोल डीजल से चलते हैं वाहन, उनसे ज़्यादा प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है एनवायरनमेंट में, कार्बन इमिशन होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल से इमिशन नहीं होगा, यानी कि पॉल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट इंडिया ने अमृत मिशन चलाया और स्मार्ट सिटीज मिशन। अमृत मिशन का मतलब है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये 2 मिशन चलाए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये स्कीम है, इसमें जो BPL फैमिलीज के आदमी होते हैं, यानी कि घर हाउस होल्ड
बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे वाले हाउस होल्ड को, घरों को एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। इसमें 5 करोड़ लोगों का टारगेट रखा था कि 5 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। एलपीजी कनेक्शन का मतलब जो घरों में सिलेंडर होते हैं ना एलपीजी के, घरों में गैस से रोटियां बनाई जाती हैं, खाना बनाया जाता है, तो ये एलपीजी कनेक्शन देंगे, यानी कि उन्हें सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में दिया सरकार ने। 5 करोड़ लोगों को इसका टारगेट रखा और इसमें जो कनेक्शन है वो महिला के नाम पे दिया जाता है, ताकि देखो घरों में फॉसिल फ्यूल यूज ना करें। फॉसिल फ्यूल का मतलब जीवाश्म ईंधन, जैसे खाना बनाने के लिए मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल यूज किया जाता है, इसको यूज ना किया जाए। और जैसे लकड़ी यूज की जाती है क्योंकि उससे पॉल्यूशन होता है लकड़ी यूज करने से, तो उसके बजाय एलपीजी सिलेंडर से खाना बनाएं, कुकिंग करने के लिए, फूड के लिए। या कौडंग वगैरह यूज ना करें। कौडंग का मतलब गाय के गोबर से बने हुए जो उपले होते हैं उनको यूज ना करें क्योंकि इनसे पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट, इंडिया ने उजाला स्कीम चलाई। देखो वो है उज्ज्वला स्कीम और ये है उजाला स्कीम। उजाला स्कीम में इसमें 2015 में लॉन्च किए, इसमें लगभग 77 करोड़ एलईडी बल्ब गरीब लोगों को बांटे, बीपीएल फैमिलीज को 77 करोड़ एलईडी बल्ब जो घरों में लगे होते हैं भाई साहब, एलईडी बल्ब। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन, ये इंडिया ने लॉन्च किया, क्लीन इंडिया मूवमेंट या स्वच्छ भारत मिशन, ये अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया। नेक्स्ट, इंडिया ने देखो कुछ चैलेंजेस भी है इंडिया के सामने, मतलब चुनौतियां हैं कि इंडिया ये टारगेट अचीव करने में क्या क्या उसके सामने चुनौतियां हैं, हर्डल्स है, बाधाएं हैं, वो क्या हैं। नीति आयोग के एक एस्टिमेशन के हिसाब से, एस्टिमेशन मतलब मूल्यांकन के हिसाब से $4.5 ट्रिलियन चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को पूरा करने के लिए। यानी कि अगर ये टारगेट हमें अचीव करने हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे ये सोलर पावर प्लांट बनाने पड़ेंगे तो इनके लिए पैसा तो चाहिए ना, तो कितना चाहिए, लगभग टोटल $4.5 ट्रिलियन। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है, ये 2030 तक अगर हमें 50% तक रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना है इसके शेयर को, तो ये टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट को हटाना पड़ेगा। कॉन्स्टेंट का मतलब भी है हर्डल्स, बाधाएं, रुकावट। नेक्स्ट है इन एडुकेट शिफ्ट ऑफ पॉलिसीज फ्रॉम द ग्रे टू ग्रीन इकोनॉमी। अभी देखो ग्रे से हम ग्रीन इकोनॉमी में शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी क्या है, फॉसिल फ्यूल पे हमारे इंडिया में लोग ज़्यादा डिपेंड करते हैं। फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ी या फिर घरों में लकड़ियों से बनने वाला खाना, ये सब कुछ इस पे ज़्यादा डिपेंड है लोग। इनसफिशिएंट पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट चैलेंज है लैक ऑफ सिनर्जी अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। सिनर्जी का मतलब है कॉपरेशन, जो हमारे इंडिया में इंस्टीट्यूशन है उनमें भी कॉपरेशन नहीं है, सिनर्जी नहीं है। मीजर्स क्या क्या लेने चाहिए इस चैलेंजेस को निपटने के लिए, कौन कौन से कदम उठा सकता है इंडिया। देखो पहली बात तो ये कि एक रिन्यूएबल फर्स्ट अप्रोच अपनानी पड़ेगी कि रिन्यूएबल एनर्जी को फर्स्ट पे रखा जाए। इंडिया ने देखो जो ये बनाया है ओसोवोग, इसके जरिए सिनर्जी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और कंट्रीज के साथ सिनर्जी कर सकता है, यानी कि कॉपरेशन कर सकता है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के साथ। क्योंकि इंडिया ने COP26 जो मीटिंग हुई थी, 26वीं मीटिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCC की, इस साल ही हुई थी भाई साहब, ये यूनाइटेड किंगडम में ग्लासगो में, तो वहां पे ये लॉन्च किया वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ा हुआ है हमने अलग से, इस पर अलग से लेक्चर बना हुआ है, एनवायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। नेक्स्ट, इंडिया ने किया डीकार्बनाइज इमिशन इंटेंसिव सेक्टर। इसके लिए देखो हैवी इंडस्ट्रीज हैं जैसे आयरन और स्टील, इनको डीकार्बनाइज कर सकते हैं क्योंकि इनसे कार्बन इमिशन बहुत होता है, तो इनमें अगर ग्रीन एनर्जी यूज की जाए तो ये कार्बन इमिशन घटाया जा सकता है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच इन इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज। इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच, जैसे फेम इंडिया स्कीम इंडिया ने चला रखी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जब अडॉप्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएंगे तो पॉल्यूशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। नेक्स्ट है मोर कार्बन सिंक क्रिएट करने की ज़रूरत है, कार्बन को स्टोर करने की, जैसे फॉरेस्ट, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, ओशन वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है इंक्लूजन ऑफ लोकल पीपल। देखो जो लोकल पीपल हैं, क्योंकि जैसे मान लो फॉरेस्ट एरियाज हैं, वहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, तो उनका भी इंक्लूजन चाहिए, उनके सहयोग के साथ ही इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, तो इनको साथ में लेके इनको अवेयर करो और इनको साथ में लेके चलो। नेक्स्ट है रिवैम्पिंग ऑफ सफिशिएंट रिसोर्सेज टूवर्ड्स क्लाइमेट अडेप्शन। एक इंडिया का इनिशिएटिव है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने लॉन्च किया मिलके साथ में, क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव, ये सितंबर में लॉन्च किया। इसके जरिए दोनों कंट्री ने ये टारगेट रखे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज मोबिलाइज करेंगे, जनरेट करेंगे क्लीन एनर्जी के लिए और ग्रीन एनर्जी के लिए।
क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और फाइनेंस भी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि मनी इकट्ठा करेंगे भाई साहब इन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है जैतापुर न्यूक्लियर रिएक्टर। ये रिसेंटली देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अप्रूवल दे दी है। अप्रूवल का मतलब सहमति दे दी है कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनाए जाएंगे 6। कहाँ पे? महाराष्ट्र में ये जगह है जैतापुर। यहाँ पे 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनाए जाएंगे। ये क्या है? नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर। ये देखो भाई साहब बिजली बनाने के काम आएंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे ये। और न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो क्लीन एनर्जी होती है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता, बिल्कुल ना के बराबर होता है। अगर देखो कोयले से बिजली बनाई जाती है, कोल से, तो ये भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा इमिशन करती है इन्वायरमेंट में, कार्बन इमिशन होता है इससे। तो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जब बनाए जाएंगे इनसे पॉल्यूशन कम होगा। ये इंडिया और फ्रांस के बीच में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, उसके जरिए बनाए जा रहे हैं जैतपुर या जैतापुर प्रोजेक्ट। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। न्यूक्लियर पावर क्या होती है? देखो न्यूक्लियर पावर क्लीन एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है एनर्जी, और ये कंट्री की लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी नीड है उसको फुलफिल कर सकती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो ये, इनमें 755 बिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की प्रोड्यूस की जाएंगी, यानी कि लगभग 650 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन होता है वो कम हो सकेगा इसकी वजह से, जब न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनाई जाएगी। कंट्रीब्यूशन इन अचीविंग नेट जीरो। देखो इंडिया का जो टारगेट है कि नेट जीरो टारगेट अचीव करना 2070 तक, 2070 तक, तो नेट जीरो टारगेट में भी ये सहायता करेगा। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी तो पॉल्यूशन कम होगा, और पॉल्यूशन ही तो कम करना है इंडिया को। प्रेजेंट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी कितनी है इंडिया की? देखो प्रेजेंटली हम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली बनाते हैं वो 6780 मेगावाट तक प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसे 2031 तक आते आते 22,480 मेगावाट तक प्रोड्यूस करना है इन प्रोजेक्ट के जरिए। तो ये प्रोजेक्ट हैं जो जैतापुर प्रोजेक्ट, ये वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये जैतापुर के। ये 6 स्टेट ऑफ द आर्ट एवोल्यूशनरी पावर रिएक्टर हैं। इनमें 9.6 गीगावाट तक कैपेसिटी इंस्टॉल की जाएगी ताकि लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए, यानी कि कार्बन इमिशन बिल्कुल कम हो, ना के बराबर हो। जो 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, ये देखो एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है जो, उसकी कैपेसिटी है 1650 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, और ऐसे 6 हैं जो फ्रांस की सहायता से बनाए जा रहे हैं और बनाए गए हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी, ये 7 करोड़ हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, मतलब 7 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी इन पावर प्रोजेक्ट के जरिए, जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर प्रोजेक्ट हैं। नेक्स्ट है कि जो प्रोजेक्ट हैं इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, और महाराष्ट्र के लोगों को भी यहाँ फ़ायदा होगा भाई साहब, क्योंकि वहाँ जॉब भी क्रिएट होंगी। जब पावर प्रोजेक्ट बनेंगे तो जॉब क्रिएट होंगी। नेक्स्ट है कि इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी का स्टेटस क्या है, अभी कितनी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। देखो जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये पावर जनरेशन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंडिया ने 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम 1950s में ही चला दिया था। डॉक्टर होमी बाबा हैं जो, उन्होंने चलाया था भाई साहब ये प्रोजेक्ट, और उसके बाद इंडिया ने 1962 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास किया। इसके जरिए न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को बनाने की अनुमति दी गई, और ये यूरेनियम और थोरियम को यूज करके इन पावर प्रोजेक्ट में प्रोड्यूस की जाती है न्यूक्लियर एनर्जी। और कई सारे मेजर्स लिए हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए हमारे इंडिया में, जैसे देखो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया है, फाइनेंशियल सेक्शन दिया है 10 इंडिजिनस पावर प्लांट के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए 700 मेगावाट तक ये प्रोड्यूस करते हैं। और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं ये। देखो 3 स्टेज के ये रिएक्टर होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उनमें से प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में 700 मेगावाट, ये 10 इंडिजिनसली न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हैं जो प्रोड्यूस करते हैं इतनी एनर्जी। जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर ही हैं, इनमें अनइनरिच्ड नेचुरल यूरेनियम यूज की जाती है। अनइनरिच का मतलब है अगर यूरेनियम को देखो 20% से ज़्यादा इनरिच कर देंगे ना, इनरिच का मतलब होता है इसे देखो एक बोतल सी होती है, कुप्पी सी, और उसमें डाल के इसे स्पिन करते हैं, स्पिन का मतलब रोटेट करते हैं यूरेनियम को, और ये अगर 20% से ज़्यादा इनरिच हो गई तो इससे न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाए जा सकते हैं। तो इंडिया कौन सा यूरेनियम यूज करता है? अनइनरिच, यानी कि सेफ है। और कूलेंट में या मॉडरेटर में क्या यूज करता है? हैवी वाटर। हैवी वाटर को D2O भी बोलते हैं, या ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये देखो कूलेंट का मतलब है कि जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के जरिए बिजली बनाई जाती है
तो ये फिर रिएक्टर भाई साहब गर्म भी तो हो जाता है, इसको ठंडा करने के लिए ये हैवी वाटर यूज किया जाता है कूलेंट के और मॉडरेटर की तरह। प्रेजेंटली देखो इंडिया में 22 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिनमें 6780 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इनमें 8 रिएक्टर ऐसे हैं जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं और 4 ऐसे हैं जो लाइट वाटर रिएक्टर हैं। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में जॉइंट वेंचर के लिए भी इनेबल किया गया हमारे इंडिया में, यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी जॉइंट वेंचर करके, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट यानी कि सरकारी और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बना सकती हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो यही थे आज के टॉपिक।